हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने किया था हरियाणा का कंप्लीट उपनाम कर लिए थे और हमने समझ लिया था कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ कैसे आया है, क्या क्या तथ्य हैं, किस विद्वान ने क्या क्या चीज़ उस पर बोली है। जैसे आपके किदवंती आए थे, ठीक है, प्रोफेसर फड़के, मुन्नीलाल, सुखदेव सिंह छिब और नानक चंद शर्मा ने कैसे क्या कहा है कि भाई ये हरा भरा जंगल है, और ये सब हम कल कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा के नामकरण का विकास क्रम क्या हुआ, कैसे हुआ विकास। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए उससे पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। जैसे ये बताओ कि जो हमारा हरियाणा था, हरियाणा का जो इतिहास है ये कब से स्टार्ट होता है। हरियाणा का जो इतिहास है हम सबको पता है कि वो वैदिक काल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? वैदिक काल से स्टार्ट हो जाता है हरियाणा का इतिहास। ठीक है, माना जाता है ऐसा। क्यों माना जाता है? कि जो आपकी एक पौराणिक कथा है, कौन सी, राजा भरत की या भरत वंश की, भरत वंश की जन्म भूमि माना जाता है। किसको माना जाता है? भरत वंश की जन्म भूमि किसको माना जाता है बेटा? हरियाणा को माना जाता है कि भाई हरियाणा था जो वो भरत वंश की जन्म भूमि है। और भाई हमारा जो भारतवर्ष लगा लो या कुछ भी लगा लो, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। अगर हम हमारे रिपब्लिक एरिया की बात करें कि भाई भारतीय गणतंत्र में अलग एक राज्य के विस्तार में हरियाणा कब आया, तो वो 17वें राज्य के रूप में उभरा था। किसमें? गणतंत्र भारत में। गणतंत्र भारत में हरियाणा 17वें राज्य के रूप में उभर कर आया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब से अलग करके एक अलग से हमारा क्या बना दिया गया? अलग राज्य बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? कौन से संविधान संशोधन से बेटा? 18वें संशोधन से। ठीक है, 18वें संशोधन से 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हमारा हरियाणा अस्तित्व में आया। और बात करें हम आदिकाल से, आदिकाल से जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कौन सा रहा है? आपका हरियाणा रहा है। किस चीज़ का? आदिकाल से लेकर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र आपका कौन सा रहा? हरियाणा रहा है। अगर हम अब आगे बात करें, सृष्टिवाद आपका जो दृष्टिकोण था, कौन सा सृष्टिवाद दृष्टिकोण? जो कल हमने किया था कि भाई जनश्रुति के अनुसार ऐसे बोलते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर के शयन कर रहे थे, तो ये कथा हम कल कर चुके हैं। तो ये कौन सा दृष्टिकोण था बेटा? ये था आपका सृष्टिवाद दृष्टिकोण। कौन सा था? सृष्टिवाद दृष्टिकोण। सृष्टिवाद दृष्टिकोण में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि भाई इसके अनुसार क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। जिस पर कमल की उत्पत्ति हुई, जिस जगह पर, वह स्थान क्या कहलाया? नाभि कमल तीर्थ कहलाता है। ठीक है, जहां से कमल की उत्पत्ति हुई उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया नाभि कमल। क्या नाम दिया गया? नाभि कमल। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड रखना बेटा। तो हम कहाँ थे बेटा? सृष्टिवाद दृष्टिकोण पे। सृष्टिवाद दृष्टिकोण के अनुसार क्या बोला गया कि क्षीर सागर में, कहाँ पर? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पैदा होता है, या कमल की उत्पत्ति लगा लो। और जिस स्थान पर कमल की उत्पत्ति हुई, जो वो स्थान है, वो कहलाया आपका नाभि कमल। ठीक है, उसको बोला गया नाभि कमल तीर्थ। ठीक है, जिसको आज के दिन हम कहाँ पढ़ते हैं? एट प्रेजेंट ये कहाँ है? आपके कुरुक्षेत्र में है।
कहाँ है ये आपके, अगर हम वर्तमान दृष्टि से देखें या वर्तमान के रूप में देखें तो आज के दिन जो आपका कुरुक्षेत्र है वहां पर ये क्या मिलता है, आपका नाभि कमल तीर्थ मिलता है, जहां पर भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न जो कमल था वहां से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, भगवान ब्रह्मा की जहां से उत्पत्ति हुई, फिर भगवान ब्रह्मा ने वहां पे तपस्या की। जहां भगवान ब्रह्मा ने तपस्या किया, ब्रह्मा ने इसके बाद इसको अच्छे से लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने जहां तपस्या की वो जगह कौन सी हुई, फिर वो जगह कहलाई आपकी क्या, कमलनाथ तीर्थ। क्या कहलाई, कमलनाथ तीर्थ। इस चीज को याद रखना, जहां से क्षीर सागर में जहां से भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई वो जगह तो कहलाई नाभि कमल। क्या कहलाई, नाभि कमल, जो कुरुक्षेत्र में है। और भगवान विष्णु ने जहां तपस्या की वो जगह क्या कहलाई, कमलनाथ तीर्थ। इन दोनों को याद रखना, अलग अलग पॉइंट्स हैं। जो ये आपका कमलनाथ तीर्थ है ये भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है बेटा, कुरुक्षेत्र में है। और ऐसा बोला जाता है नॉर्मली कि इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने अपनी तपस्या की, इसलिए हरियाणा को हम क्या कहते हैं, इसी वजह से हम हरियाणा को बोलते हैं क्या क्या, ब्रह्मावर्त। क्या बोलते हैं, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश। क्या बोलते हैं, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश। और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्मा की उत्तरवेदी। और बोलते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश। क्या बोलते हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश। इन्हीं वजह से बोला गया है हमारे हरियाणा को, क्या क्या बोला गया है, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्मर्षि प्रदेश। अब जिस सरोवर के किनारे आपके जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने तप किया, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, जहां पर तप किया ब्रह्मा जी ने। कहा, क्योंकि ब्रह्मा की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं ये लिखूं चाहे ना लिखूं कि भगवान ब्रह्मा ने तप किया। ठीक है, तप कहाँ किया, बात किनकी चल रही है, ब्रह्मा की चल रही है। तो जहां पर तप किया, जिस सरोवर के पास तप किया, वो सरोवर क्या कहलाया आपका, ब्रह्म सरोवर। क्या कहलाया, ब्रह्म सरोवर। और सबको पता है ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, खासकर हरियाणा के बच्चों को तो पता ही होगा कहाँ पर है बेटा, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नियर आपका जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वहां पर है। तो जहां पर भगवान ब्रह्मा ने तप किया वो क्या कहलाया, ब्रह्म सरोवर कहलाता है, जो आपके कुरुक्षेत्र में है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्रह्म सरोवर की खुदाई किनके द्वारा की गई है, ब्रह्म सरोवर की जो खुदाई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी, किनके द्वारा करवाई गई थी, कुरुओं द्वारा करवाई गई थी। किनके द्वारा करवाई गई थी, कुरुओं द्वारा करवाई गई थी, यानी कि कुरु वंश के द्वारा करवाई गई थी। और ब्रह्म सरोवर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ब्रह्म सरोवर किसको समर्पित है, भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। और एक जगह ऐसा भी बोला जाता है कि भाई भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म सरोवर के किनारे ही बैठकर हमारी क्या की थी, सृष्टि की रचना की थी। ठीक है, इस चीज पर जो आपका ये ब्रह्म सरोवर है बेटा, ब्रह्म सरोवर के लिए एक आपके नवरत्न थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे कौन, अबुल फजल। कौन थे, अबुल फजल। ये कौन थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने ब्रह्म सरोवर को क्या नाम दिया है, उन्होंने बोला है लघु रूप महासागर। क्या बोला है, लघु रूप महासागर। और ये HSSC बहुत बार पूछ चुका है, या इसको आप एक और नाम बोल सकते हो क्या, डपद पंजनतम वबम मंद। ठीक है, ये संस्कृत का नाम है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे लिख ही लो। क्या बोला गया है, डपद पंज तम
वब मंद, ठीक है। डपद पंजनतम वब मंद किसको बोला गया है? ब्रह्म सरोवर को बोला है। क्या? लघु महासागर। किन्होंने बोला है? अबुल फजल ने बोला है। और अबुल फजल कौन थे? आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और अल बरूनी ने भी अपनी पुस्तक है इनकी, जो अल बरूनी की पुस्तक है एक, कौन सी? अल बरूनी की बुक है बेटा एक, कौन सी बुक है इनकी? किताब उल हिंद। कौन सी बुक है इनकी? किताब उल हिंद। ये भी HSSC पूछ चुका है, किताब उल हिंद। एक सेकेंड रुकना बेटा। तो हम कहाँ थे बेटा? हम थे अल बरूनी की बुक पर। सॉरी, काफ़ी डिस्टरबेंस हो रही है भाई, घर पर आज मैं अकेली हूँ तो बार बार में कोई आ रहा है। अल बरूनी की बुक है कौन सी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में किसका जिक्र किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। किताब उल हिंद में किसका जिक्र किया गया है? आपके ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है। ब्रह्म सरोवर का जिक्र किस में किया गया है? किताब उल हिंद में किया गया है। ठीक है, इतने आपको पॉइंट समझ में आ गए। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इतना आपको आई गेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, हमारे ऋग्वेद में भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। ठीक है, ऋग्वेद में एक नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? सरय नावत। क्या नाम मिलता है? सरय नावत। सरय नावत का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है बेटा ये ऋग्वेद से मिलता है। किसका जिक्र? सरण्यावत का। जो ये सरण्यावत है इसकी पहचान कैसे हुई? ये भी आपके कुरुक्षेत्र से ही रिलेटेड है सरण्यावत। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके कुरुक्षेत्र से। इन चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कनिंघम थे जो आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हमारे पहले पुरातात्विक अभिलेखागार थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसकी पहचान, जो ये सरण्यावत है ना, इसकी पहचान कुरुक्षेत्र के रूप में की। कुरुक्षेत्र का जो आपका विशाल सरोवर है, कौन सा? ब्रह्म सरोवर, इस रूप में की है। तो किसने इस चीज की पहचान की है? कनिंघम ने। किस रूप में की है? कुरुक्षेत्र में स्थित जो आपका विशाल सरोवर है, विशाल सरोवर। और विशाल सरोवर कौन सा था आपका? ब्रह्म सरोवर। यानी कि विशाल सरोवर कह लो या इसको ब्रह्म सरोवर कह लो। इन्होंने इसकी पहचान की है कि भाई जो शरण्यावत है, ये आपका जो कुरुक्षेत्र में स्थित विशाल सरोवर है या ब्रह्म सरोवर है, यही है ये। ठीक है, ये किसने कहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है। और अगर आप बात करो हरियाणा की, तो हरियाणा की वैदिक भूमि को क्या बोलते हैं? हरियाणा की वैदिक भूमि को क्या बोलते हैं हम? हरियाणा की वैदिक भूमि, हरियाणा की वैदिक भूमि को हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना। क्या बोलते हैं? भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना कहा जाता है। देखो हम काफी डीप में कर रहे हैं हरियाणा जी के, और डीप में ही आजकल बिटाती है, कॉमन हर कोई कर लेता है। 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 20 हर कोई कर लेता है। जो वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं ना, वही टफ होता है, और वो बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। तो जब तक आप डीप में नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, हरियाणा जीके में कोई भी नॉर्मल भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, अगर वो 20-25 दिन भी पढ़ रहा है तो 20-25 दिन में से भी वो मेरे हिसाब में तो वो 25 में से 18 से 20 नंबर इजीली कैच कर सकता है। ठीक है, इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि हरियाणा की वैदिक भूमि को हम भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना भी कहते हैं।
फिर आगे हम देखते हैं कि जो आपका हरियाणा शब्द था, क्या हरियाणा शब्द, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, क्वेश्चन क्या आ जाए, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख विश्व के कहाँ मिलता है, विश्व के प्राचीनतम लिखित साक्ष्य, विश्व के प्राचीनतम लिखित साक्ष्य कौन सा है, विश्व का प्राचीनतम लिखित साक्ष्य कौन सा है, खुद बताओ, सबको पता है कौन सा है, हमारा ऋग्वेद, कौन सा है, ऋग्वेद, कौन सा है बेटा, प्राचीनतम विश्व का लिखित साक्ष्य ऋग्वेद है आपका। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या बोला जाता है, रजतम या रजतन हरियाणा, रजतम हरियाणे बोला गया है, क्या बोला गया है, रजत, या तो सीधा कह दो रजत हरियाणे, ठीक है, रजत हरियाणा, या आप ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया था तो संस्कृत में क्या बोला जाएगा, रजतम हरियाणा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो रजतम हरियाणे, ठीक है, एज यू विश, आप कैसे लिखना चाहते हैं, पर याद कर लो रजत हरियाणा से, ठीक है, कि ऋग्वेद में क्या मिलता है, हरियाणा का नाम रजत हरियाणा। अब ये कह देंगे कि कहाँ पे उल्लेख है भाई, आप पूछोगे मैम कहाँ पर उल्लेख है ऋग्वेद में भी, तो ऋग्वेद का जो आपका 8वां मंडल है, 8वां मंडल, 8वां मंडल है, इसके जो 25वां सूक्त है, इसके 25वें सूक्त में है, 25वें सूक्त की भी कौन सी, जो आपकी 22वीं ऋचा लगा लो या श्लोक लगा लो, 22वीं ऋचा, ऋचा को ही हम क्या कहते हैं बेटा, श्लोक, इसमें जिक्र है किसका, रजतम हरियाणे का, ठीक है, किसका जिक्र है, रजतम हरियाणे का, ठीक है, किसका जिक्र है, इसको हम ऊपर ही एरो कर देते हैं, ऊपर एरो करोगे तो समझ आ जाएगा, इसका जिक्र है, रजतम हरियाणे का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 22वें श्लोक में हमें रजत हरियाणे शब्द का उल्लेख मिलता है। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ के साथ 1-2 बार और करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। फिर बात आ जाए आगे की, तो हम बात करते हैं अब ऋग्वेद में तो हमने कर लिया, एक और चीज है अथर्ववेद, अथर्ववेद हो गया आपका, और एक और हो गया आपका, अथर्ववेद में क्या नाम देखने को मिलता है, अथर्ववेद, ब्रह्म, क्या नाम देखने को मिलता है, ब्रह्म, क्या नाम देखने को मिलता है बेटा, ब्रह्म, क्या नाम देखने को मिलता है, ब्रह्म, अथर्ववेद में ब्रह्म। और अगर बात करें हम मनुस्मृति के अनुसार, किसका, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार भी हमें क्या मिलता है, मनुस्मृति के अनुसार भी हमें ब्रह्म देखने को मिलता है, क्या मिलता है, ब्रह्म। देखो ऋग्वेद में रजत हरियाणे, अथर्ववेद और मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्म, ठीक है, इतना आइए सबको अभी भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा हरियाणा है इसको हम क्या क्या बोलते हैं, हरियाणा को हम ब्रह्मवर्त और ब्रह्मर्षि प्रदेश के अलावा और क्या बोलते हैं, हम हरियाणा को ब्रह्म की उत्तरवेदी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्म की उत्तरवेदी, और ब्रह्मोपदेश भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मोपदेश, क्या बोलते हैं, ब्रह्मोपदेश भी बोलते हैं। अगर बात करें हम भाई मानव जाति के जनक किनको माना जाता है, वैश्वत मनु को माना जाता है ना, ये बताओ मानव जाति के जनक किसको माना जाता है, मानव जाति के जनक किनको माना जाता है, किसको माना जाता है बेटा, वैश्वत मनु को, किसको माना जाता है, जिनसे मनुस्मृति है, वैश्वत मनु को माना जाता है। वैश्वत मनु की एक कथा है, ठीक है, अवंती सुंदरी कथा, क्या है, अवंती सुंदरी कथा,
इस ग्रंथ में जो ये अवंती सुंदरी कथा है, ये क्या है? वैश्वत मनु का क्या है? ग्रंथ है। क्या है बेटा? ग्रंथ है इनका। कौन सा? अवंती सुंदरी कथा। इस ग्रंथ में एक शब्द मिला है। कौन सा शब्द मिला है? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर, स्थानेवश्वर मिला है। स्थानेवश्वर। जो ये स्थानेश्वर है, ये आज का क्या है आपका? थानेसर। वर्तमान का क्या है? थानेसर। वर्तमान में इसका जिक्र मिला गया है। तो ये बोला गया है कि जो आपके मानव जाति के जनक थे, कौन? वैश्वत मनु। इनका एक ग्रंथ है अवंती सुंदरी कथा। इसमें स्थानेश्वर का निवासी किसको माना गया है? मनु को माना गया है कि मनु कहाँ का निवासी था? ये स्थानेश्वर के क्या थे? निवासी थे। ठीक है, इनको यहाँ का निवासी माना गया है, भगवान मनु को। और ये बोला जाता है कि जो आपकी मनु स्मृति की रचना थी, किसकी? मनु स्मृति की रचना। सबको पता है मनु स्मृति की रचना किन्होंने की थी? वैश्वत मनु ने की थी। इन्होंने ये कहाँ पे की थी इसकी रचना? इसकी रचना की थी इन्होंने पेहोवा में। कहाँ की थी? पेहोवा। पेहोवा किसके अंदर आता है? किस जिले के अंदर आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से आ गया होगा कि भाई मानव जाति के जो हमारे जनक थे भगवान मनु, इनकी एक ग्रंथ था अवंती सुंदरी कथा। उसमें स्थानेश्वर को माना गया है कि भाई भगवान मनु स्थानेश्वर के निवासी थे। और मनु स्मृति की रचना भगवान मनु ने कहाँ की? पेहोवा, कुरुक्षेत्र में की। ऐसा हमें वर्णित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया गया हुआ है। वैदिक काल में, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो हरियाणा प्रदेश किसका भाग था? वैदिक काल में यहाँ कौन था? कुरुवंश था, आपका भरत वंश था, मनुवंश कह रही हूं मैं। ठीक है, ये जो कुरुवंश था, ये कुरुवंश किसको बोला गया? आर्यवर्त को बोला गया। तो जो आपका वैदिक काल था, इसमें हरियाणा को क्या बोला गया है? ये किसका भाग था? ये आर्यव्रत का भाग था। आर्यव्रत यानी कि जो आपके आर्यंस थे, आर्यंस का एक प्रमुख भाग था। स्टार्टिंग में तो यही था आपका सब सिंधु प्रदेश वाला हिस्सा, सब सिंधु में ही हमारा हरियाणा का भी भाग आता था। और हरियाणा जो है हमारा, हरियाणा की जो भूमि है, ये बोली जाती है सरस्वती और दृष्टि, जो ये दो नदियां थी हमारी। ठीक है, ये बोला जाता है जो हरियाणा का, हमारा हरियाणा लैंड लगा लो, हरियाणा का भूभाग है, इन दो नदियों से ही यहाँ क्या होता था? यहाँ से पानी सिंचित किया जाता था। ठीक है, पानी से सिंचित था हरियाणा। कौन सी नदियों से? सरस्वती और दृष्टि नदियों से हमारा हरियाणा प्रदेश, यही दो नदियां थी जो हमारे भूभाग को सिंचित करती थी। और बात आ जाए कि भाई ऋषि मुनियों ने किन नदियों को पवित्र बोला है वैदिक काल में, तो वैदिक ग्रंथों में तो स्पष्ट है कि भाई आपकी सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदियां मानी गई हैं। और ये बोला जाता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, इन्हीं नदियों के नीचे बैठकर या इन्हीं की नदियों के साइड में बैठकर क्या की थी भाई? वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, इन्हीं नदियों के साइड में बैठ के, इन्हीं नदियों के आंचल में बैठ के कह दो। और जो आपका हरियाणा प्रदेश है, आर्य संस्कृति का क्या माना जाता है बेटा? प्रारंभिक स्थान और प्रमुख केंद्र किसको माना जाता है? आपके हरियाणा को ही माना जाता है। तो हम क्या कह देंगे कि हरियाणा को, या ये लिख दो, हरियाणा आर्य संस्कृति का, हरियाणा आर्य संस्कृति का क्या रहा है? प्रारंभिक स्थान एवं प्रमुख केंद्र
ठीक है, प्रमुख केंद्र रहा है। मनुस्मृति की बात कर ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो मनुस्मृति में, आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति में हरियाणा का सबसे पहला प्रादेशिक नाम क्या मिलता है? यहाँ पर हरियाणा का प्रादेशिक नाम मिलता है सबसे पहले क्या? ब्रह्मावर्त। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मावर्त कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। क्या मिलता है आपका? ब्रह्मावर्त। किस में मिलता है देखने को? मनुस्मृति में मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मावर्त शब्द हरियाणा का सबसे पहला प्रादेशिक नाम, ये क्या है? हरियाणा का सबसे पहला प्रादेशिक नाम, ये मैं यहाँ करवाना भूल गई थी आपको। ब्रह्मावर्त कहाँ मिलता है हमें? मनुस्मृति में मिलता है। और जो ये ब्रह्मावर्त है हरियाणा के अंतर्गत एक भाग का नाम था, जिसे हम क्या कहते थे कि इस क्षेत्र की संस्कृति महानता के कारण पड़ा है। ठीक है, उस समय हरियाणा ब्रह्मावर्त और अन्य जनपदों के साथ क्या कहलाया? ब्रह्मादेश का अंग कहलाया। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि ब्रह्मावर्त किसका पार्ट था? ब्रह्मादेश का पार्ट था। और फिर जो आपका फिर महाभारत टाइम पीरियड आया आपका, तो उससे पहले जो आपका पुरु वंश था, पुरु वंश के राजा थे कौन बेटा? कुरु, राजा कुरु थे। पुरु कौन सा था? पुरुष वंशीय था, पुरुष वंशीय या पुरुवंश भी बोल देते हैं हम इसको, पुरुवंश। राजा पुरु के बेटे थे राजा कुरु, पुरुवंश। इसके जो राजा हुए कौन? राजा कुरु। राजा कुरु के नाम पर, नाम से जो आपका ब्रह्मावर्त था, इसके नाम पर ये क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया बेटा? कुरुक्षेत्र कहलाया। ठीक है, इस चीज को याद रखना बेटा कि पुरुवंश के जो राजा थे राजा कुरु, उन्हीं के नाम पर ब्रह्मावर्त का नाम क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र कहलाया। ठीक है, फिर आगे बात आ जाए हमारे महाभारत टाइम का ही। ये तो था महाभारत के टाइम से पहले का, ये तो महाभारत काल से पहले। ठीक है, अब आ जाए आपके महाभारत काल के टाइम का। महाभारत काल के टाइम पे, महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में, और महाभारत काल और एक और था आपका कौन सा? योधेय काल, योधेय वंश था, जो योधेय काल बोला गया उसको। उस टाइम पे हरियाणा का नाम क्या कहलाया बेटा? इन दोनों में हरियाणा को क्या बोला जाता है? बहुधान्यक, बहुधान्यक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आ चुका है। बहुधान्यक किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन में अगर महाभारत नहीं है तो हम योधेय काल जाएंगे, योधेय नहीं है तो महाभारत के साथ जाएंगे। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो ऐसे आ सकता है महाभारत काल प्लस योधेय काल में हम हरियाणा को किस नाम से जानते थे? बहुधान्यक। बहुधान्यक का मीनिंग क्या होता था? बहुधान्यक का मीनिंग होता था बहुत सारा अनाज या अनाजों की भूमि। क्या कह देंगे? बहुत सारा अनाज, या हम कह देंगे क्या? अनाजों की भूमि, यानी कि प्लेंटीफुल ग्रेन्स। ठीक है, बहुत सारा अनाज या अनाजों की भूमि किसको बोला गया है? बहुधान्यक। किसको? हरियाणा को बोला गया। और ये किस में देखने को मिलता है हमें? महाभारत पीरियड और योधेय पीरियड में। ऐसा बोला जाता है कि भाई जो आपका ये क्षेत्र था हरियाणा, ये है ना किसके अधीन था? पंचालों के अधीन था। और पंचालों को हराकर राजा कुरु ने अपने अधिकार में ले लिया था। राजा कुरु ने किसको हराया था? राजा कुरु ने पंचालों को हराकर इस क्षेत्र को अपने अधीन किया था। ठीक है, किनको हराकर? पंचालों को हराकर अपने अधीन किया था। और जब अधीन किया तो अधीन करने के बाद ये एरिया क्या कहलाया? राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र कहलाया। ठीक है, राजा कुरु के नाम पर क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र कहलाया। और इस कुरुक्षेत्र को हम
कुरु जंगल के नाम से भी जानते थे। किस नाम से भी बोला जाता था इसको? कुरु जंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके पेड़ थे, जंगल टाइप पेड़ थे। और ये क्षेत्र जब राजा कुरु के अधीन आ गया तो कुरु जंगल भी बोला जाता था और कुरुक्षेत्र भी बोला जाता था। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के पास ही, कुरुक्षेत्र का मान लो ये आपका कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है उस टाइम का। ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र का जो आपका साउदर्न पोर्शन था ना, साउथ में पड़ता था आपका क्या? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के पास लगा लो, यहां दिल्ली था, यहां लगा लो दिल्ली था, जिसको आपका इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। ये जो एरिया था ना, ये एरिया बोला जाता था बेटा खांडव प्रस्थ। क्या बोला जाता था? खांडव प्रस्थ। क्या बोला जाता था? खांडव प्रस्थ। यानी कि कुरुक्षेत्र के दक्षिण में दिल्ली के पास का जो एरिया था उसको बोला गया खांडव प्रस्थ। ठीक है, और जो आपका दक्षिण पूर्वी एरिया था, यानी कि जो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया रोहतक के आसपास का एरिया, रोहतक हिसार के आसपास का एरिया, ये कहलाता था आपका क्या? बहुधान्यक प्रदेश। क्या कहलाता था? बहुधान्यक प्रदेश, जो आपका रोहतक हिसार का एरिया था। ठीक है, दक्षिण पूर्व में। और ये कहां था? आपके दक्षिण में। दिल्ली के पास कौन सा था? खांडव प्रस्थ। इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, जो आपका इतना हो गया। जो आपका ये बहुधान्यक प्रदेश था ना, बहुधान्यक प्रदेश, इसका पहले का नाम क्या था? इसका पहले का नाम बेटा कुरु जंगल था। क्या था? कुरु जंगल था। क्यों कुरु जंगल तो बोला गया। बाद में बहुधान्यक कैसे बना? जो आपके महाराजा कुरु थे, वो ये लगा लो एक तरह की क्रांति लेके आए थे। क्रांति से क्या हुआ? जो आपका मतलब इन्होंने पेड़ वगैरह कटवाए, यहाँ पे अपने इसको उपजाऊ बनाया। जब इन्होंने उपजाऊ बनाया तो यहाँ पे बहुधान्य यानी कि बहुत ज़्यादा अनाज हुआ। बहुत ज़्यादा अनाज होने की वजह से जो आपका ये बहुधान्यक प्रदेश है, ये बाद में आपका जो कुरु जंगल है, यहाँ पे लिखो, जो ये आपका कुरु जंगल है बेटा, ये कहलाया बहुधान्यक। ठीक है, बहुधान्यक कह दो या बहुधना कह दो। ठीक है, ये कहलाया बाद में। ठीक है, कौन सा? जो आपका कुरुक्षेत्र का बहुधान्यक प्रदेश, जो पहले हम इसको कुरु जंगल बोलते थे, जब पंचालों को हरा के राजा कुरु ने यहाँ पे कब्जा किया। फिर राजा कुरु के आया कि जब यहाँ पे इतने भरे हरे हरे पेड़ हो सकते हैं, तो अगर हम इन पेड़ों को काट दें और इसको उपजाऊ भूमि की तरह भी जोते, इसमें हल चलाएं, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता? अनाज भी तो हो सकता है। तब राजा कुरु ने यहाँ पर इस भूमि का कटाव करके, और जब यहाँ पे फसल बोना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा अनाज हुआ। बहुत ज़्यादा अनाज होने की वजह से क्या कहलाया? बहुधान्यक या बहुधना कहलाया। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो थोड़ा सा हम इसको तो ख़त्म ही करते हैं, कुरुक्षेत्र ये महाभारत के आसपास वाले एरिया का तो। ठीक है, फिर देखो बात आती है आपकी 6वीं और 7वीं शताब्दी की। 6वीं और 7वीं शताब्दी की बात आती है। अब 6वीं और 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो इसके आसपास का आपका कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया था, या इसके चारों तरफ का एरिया था, ये एरिया क्या कहलाया? ठीक है, ये एरिया कहलाया बेटा आपका श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद कहलाया। ठीक है, कब कहलाया? 6वीं और 7वीं शताब्दी में। और ऐसा माना जाता है कि जो ये श्रीकंठ जनपद है, ये नाम किनसे मिला? ये नाम मिला नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया था। नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया। कौन सा? 6वीं 7वीं शताब्दी यानी कि 6th और 7th सेंचुरी में एक आपके वंश आया। कौन सा? नागवंश। नागवंश के राजा ने इसको नाम क्या दिया? श्रीकंठ जनपद। और फिर भाई 6वीं 7वीं शताब्दी में ही आपका यहाँ पर क्या था? पुष्यभूति वंश था। राजा हर्षवर्धन, जानते हो ना राजा हर्षवर्धन को? पुष्यभूति वंश, राजा पुष्यभूति थे। ठीक है, इनका पतन हो गया। ठीक है, ये भी 6वीं 7वीं शताब्दी में थे। इनका पतन हो चुका था, हो गया था।
फिर आपकी क्या आई, 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में ज्यादा हरियाली के कारण इसका क्या नाम पड़ा, हरियाला। क्या नाम पड़ा, हरियाला। हरियाला नाम से पुकारा जाने लगा। और अगर हम बात करें स्कंद पुराण की, 9वीं शताब्दी में ही, ठीक है, स्कंद पुराण की, स्कंद पुराण का एक खंड है आपका बेटा, कौन सा, कुमारिका खंड। कौन सा है, कुमारिका खंड। इस कुमारिका खंड में इस देश को बोला गया था हरियाला, ठीक है, यहाँ पे बोला गया था हरियाला, ठीक है। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया, कुरुक्षेत्र को बोला गया हरि का क्षेत्र। क्या बोला गया, हरि क्षेत्र, ठीक है। क्या बोला गया बेटा, हरि क्षेत्र, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ये डाटा है ना, ऐसे लगता है कि बहुत कम हुआ है, पर बहुत ज़्यादा डाटा होता है, इसको याद करने में काफ़ी फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।